और एयर इंडिया एक्सप्रेस मैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। ये एयरपोर्ट इंडिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। एयर इंडिया रनवे पर टचडाउन तो किया, लेकिन ये प्लेन रनवे पर रुक नहीं पाया और एयरपोर्ट के बाहर एक खाई में क्रैश हो गया। देखते ही देखते ये प्लेन आग की लपटों में गिर गया। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्यों इसे रोका नहीं जा सका? कैसे एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। बाईस मई 2010 दुबई। वेदर कंडीशन क्लियर था, बारिश का नामो निशान भी नहीं था। बोइंग 737-800 मॉडल का एक प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 812 में 166 लोग सवार थे, जिसमें 23 बच्चे और 6 क्रू मेंबर्स थे। ये प्लेन समुद्र को पार करके मैंगलोर इंडिया में पहुंच गया। ऊंचे पहाड़ पर्वतों से होकर ये प्लेन मैंगलोर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, ये एयरपोर्ट पहाड़ पर्वतों से घिरे होने की वजह से यहाँ पर प्लेन को लैंड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए पायलट को खास ट्रेनिंग दिया जाता है और बिना एक्सपीरियंस कैप्टन के यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग कराना अलाउड नहीं है। लेकिन फ्लाइट 812 के लिए डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस प्लेन को एक्सपीरियंस कैप्टन ग्लोसिका और फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह उड़ा रहे थे। ये दोनों ही काफी एक्सपीरियंस पायलट थे और कैप्टन इससे पहले भी इस एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। 5:27 मौसम बिल्कुल साफ था। एटीसी ने रनवे 24 पर लैंड करने को कहा। अब पायलट अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करने लगा। दोस्तों, ग्लाइड स्लोप बेसिकली रनवे के सेंट्रल लाइन से 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच के एंगल को कहा जाता है और इसे आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। प्लेन को इसी ग्लाइड स्लोप के बीच से होकर लैंड कराया जाता है, तभी ये रनवे के स्टार्टिंग में लैंड कर पाएगा। अगर ये प्लेन ग्रीन एरिया के ऊपर से आता है तो ऐसे में प्लेन रनवे के काफी आगे जाकर लैंड करेगा और ये प्लेन रनवे खत्म होने से पहले कभी रुक नहीं पाएगा। एयर इंडिया फ्लाइट 812 भी अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर फ्लाई कर रहा था और ये उसके लिए खतरे की पहली घंटी थी। एटीसी ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि आपका प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर है। दोस्तों, जब कभी भी प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन नहीं कर पाता है, जब कभी भी वो अपने रास्ते से हजारों फीट ऊपर ही रह जाता है, तो ऐसे में पायलट एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस आता है और तब तक प्लेन का एल्टीट्यूड भी कम हो जाता है। इसके बाद वो ग्लाइड स्लोप को फॉलो करते हुए सही सलामत लैंड करता है। बात करें एयर इंडिया फ्लाइट 812 की, तो ये भी अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर था। अब यहाँ पर इस प्लेन को भी गो अराउंड यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस आना चाहिए था, पर कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तेजी से प्लेन की एल्टीट्यूड को कम करना शुरू किया। अब प्लेन दुगनी रफ्तार से रनवे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो फिर भी अपने ग्लाइड स्लोप को मेंटेन नहीं कर पाया और ये प्लेन रनवे के स्टार्टिंग से लगभग 5200 फीट आगे जाकर टचडाउन किया। रनवे की लंबाई 8000 फीट थी और ये प्लेन तो पहले से ही 5200 फीट आगे जाकर टचडाउन किया, यानी कि अब पायलट के पास सिर्फ 2800 फीट रनवे बचा था प्लेन को रोकने के लिए। इधर एयरपोर्ट में खतरे की घंटी बज चुकी थी। ये प्लेन रगड़ खाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ये फिर भी रुक नहीं पाया और रनवे के बाहर चला गया। रनवे के बाहर भी 300 फीट तक सैंड यानी कि बालू डाला गया था, ताकि इन केस अगर कोई प्लेन रनवे के बाहर आ जाता है तो सैंड में धंसकर वो प्लेन रुक जाएगा। अब इतना सारा इंतजाम बस इसीलिए किया गया था क्योंकि रनवे के आगे एक गहरी खाई था। एयर इंडिया फ्लाइट 812 इस सैंड में भी रुक नहीं पाया और आगे जाकर एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन में एक टावर से इसका विंग टकराया, लेकिन फिर भी ये प्लेन रुका नहीं और तीखी ढलान में पेड़ों को तोड़ते हुए ये प्लेन नीचे की ओर गिर गया। इस टक्कर ने प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और देखते ही देखते फ्यूल में आग लग गई। रेस्क्यू टीम वहां पहुंच तो गए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि प्लेन के साथ साथ आसपास के पेड़ पौधे भी जलने लगे। बहुत से लोग अपने सीट पर बैठे बैठे घायल हो चुके थे और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था सिवाय आग में जलकर मरने के। प्लेन के जोरदार टक्कर से ये पूरा टूट चुका था
और जहां से ये टूटा था वहां पर बैठे पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी, उन्हें किसी तरह से निकाल लिया गया। पर बाकी पैसेंजर्स की किस्मत में शायद मौत ही लिखी थी। प्लेन में बैठे सभी 23 बच्चों की जलने से मौत हो गई, जिन्होंने बस कुछ ही साल पहले धरती पर अपना कदम रखा था और आज मानो अलविदा कह दिया हो। यात्रियों के रिश्तेदार तो आए थे उन्हें रिसीव करने के लिए, पर अपने साथ आधे जले लाश को लेकर जा रहे थे। इस हादसे में 166 में से सिर्फ 8 लोगों की जान बचाई जा सकी। इस घटना ने पूरी तरह से एविएशन को हिलाकर रख दिया। बोइंग, एनटीएसबी, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी पता लगाने में लग गए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। चलो मान लेते हैं कि यह प्लेन रनवे से 5200 फीट आगे जाकर टचडाउन किया, लेकिन इसके बाद भी पायलट के पास लगभग 2800 फीट रनवे बचा था। और बोइंग 737 में तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से ये एक छोटे से रनवे पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। तो फिर कैसे इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? क्यों इसके ब्रेक्स ने काम नहीं किया? ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठने लगे थे और इन सवालों के जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था। लेकिन ये क्रैश इतना जोरदार था कि FTR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के 2 टुकड़े हो चुके थे। इस डैमेज FTR से डेटा एक्सट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। अब आखिरी उम्मीद बचा था CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये CVR बेसिकली कॉकपिट में हो रहे आवाजों को रिकॉर्ड करता है। अब देखना ये था कि इसके अंदर के कंपोनेंट्स सही सलामत है या नहीं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया और तब तक प्लेन के सारे मलबों को इकट्ठा करके ये पता लगाने की कोशिश किया जाने लगा कि पायलट ने आखिरी समय में कौन कौन से कंट्रोल्स को इस्तेमाल किया था। और इसका अंदाजा अब सिर्फ कॉकपिट के कंट्रोल्स को देखकर ही लगाया जा सकता था। कॉकपिट को अच्छे से छानबीन करने के बाद ये पता चला कि लैंडिंग गियर डाउन था, फ्लैप्स 40 पर था, स्पीड ब्रेक भी अप्लाई किया था, सब कुछ ठीक था। पर एक चीज गलत थी, वो थी थ्रस्ट लीवर जो फुल था। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक ही था कि उन्होंने थ्रस्ट लीवर को फुल करके रखा था, जबकि लैंडिंग के दौरान इसे डाउन करना चाहिए था ताकि इंजन और ज्यादा पावर को प्रोड्यूस ना करे। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 का थ्रस्ट लीवर मैक्सिमम पर था। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने हर छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिलीज किया और सालों की मेहनत के बाद इस केस को सॉल्व कर लिया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह पता चला कि कैप्टन ग्लूसिका मैक्सिमम टाइम कॉकपिट में सोए हुए थे और उनके खर्राटे की आवाज माइक्रोफोन में साफ साफ सुनाई दे रही थी। इवन उस वक्त भी वो सोए हुए थे जब प्लेन बेंगलोर एरिया में दाखिल हो गया था और लैंडिंग की तैयारी करने लगा था। फर्स्ट ऑफिसर ATC से बात भी कर रहा था और साथ ही प्लेन को कंट्रोल भी कर रहा था। प्लेन अब लगभग 7000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। कैप्टन अब भी करीब 1 घंटे 40 मिनट से सोया हुआ था। और आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि मैंगलोर एयरपोर्ट में सिर्फ एक्सपीरियंस कैप्टन ही प्लेन को लैंड करा सकता है, वो भी खास ट्रेनिंग लेने के बाद। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 का कैप्टन तो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था और फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को उठाने की कोशिश भी नहीं किया। अब यहाँ पर ATC का एक कॉल आया। उन्होंने कहा कि आपका प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर है, इसलिए आप गो अराउंड करें। फर्स्ट ऑफिसर ने भी यही डिसीजन लिया, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने का सोचा और ये बिल्कुल सही डिसीजन था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन की, जो अभी अभी गहरी नींद से जाग गया था। उन्होंने देखा कि प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर है, इसलिए उन्होंने प्लेन को तेजी से नीचे की ओर ले जाने लगा, वो चाहे एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के। फर्स्ट ऑफिसर ने बार बार 3 बार कहा कि सर गो अराउंड, लेकिन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को इग्नोर कर दिया। वो अभी अभी गहरी नींद से जागा था और ऐसे में किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। गहरी नींद से उठने के तुरंत बाद वो सही डिसीजन नहीं ले सकता था। और वैसे भी एविएशन में ये रूल है कि दोनों पायलट में से किसी एक पायलट को
गड़बड़ी की आशंका होती है या किसी भी तरीके से कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो जाए और अगर वो एक बार कह दे कि सर हम गो अराउंड कर दे तो दूसरे पायलट को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कैप्टन ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही थी। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को इग्नोर करके ऑटो पायलट को भी डिस्कनेक्ट करके 1500 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगा था। इतनी तेजी से नीचे आने के बावजूद भी प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप तक नहीं पहुंच सका और ये रनवे से आगे जाता गया। करीब करीब 5200 फीट आगे प्लेन ने आधे से अधिक दूरी क्रॉस करके रनवे पर टच डाउन किया। अब प्लेन को रोकने के लिए पायलट के पास सिर्फ 2800 फीट रनवे बचा था और इतना रनवे भी बोइंग 737 के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए काफी था। बोइंग 737 का एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम 2800 फीट रनवे में भी लैंड कर सकता था। अब कैप्टन ने तुरंत ही रिवर्स थ्रस्ट को ऑन किया जो प्लेन के स्पीड को धीमा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को देखकर कैप्टन भी पैनिक होने लगा था। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। रनवे का आखिरी छोर भी नजदीक आने लगा। अब यहाँ पर कैप्टन एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उन्होंने प्लेन को लैंड कराने के बाद गो अराउंड का डिसीजन लिया और थ्रस्ट लीवर को फुल कर दिया। अब प्लेन का इंजन प्लेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वही प्लेन का ब्रेकिंग सिस्टम प्लेन को रोकने की कोशिश कर रहा था। ब्रेक्स को अब अप्लाई करने के बाद प्लेन धीमा तो हो रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर कैप्टन ने अपना डिसीजन बदल दिया ताकि फिर से प्लेन के स्पीड को बढ़ा के टेक ऑफ किया जा सके। पर अफसोस सारे ब्रेक्स एक्टिव होने की वजह से ये उतना स्पीड गेन नहीं कर पाया कि फिर से टेक ऑफ कर सके। अब प्लेन रनवे के आगे निकल गया। इंजन अब भी फुल पावर में था, इसलिए 300 फीट बलवाह मिट्टी में भी ये रुक नहीं पाया और आगे जाकर एयरपोर्ट की बाउंड्री लाइन में प्लेन का विंग एक टावर से टकरा गया। लेकिन तब भी इसका इंजन ऑन ही था और इसीलिए टकराने के बाद भी ये प्लेन रुका नहीं। प्लेन खाई की तरफ पेड़ों को तोड़ते हुए नीचे क्रैश हो गया। जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने कहा कि क्रैश के बाद भी इंजन तेजी से घूम रहा था। दोस्तों, इस हादसे में एक के बाद एक कई सारी गलतियां की गई और इसीलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।